So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. तो भाई साहब आज हम लोग देखने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड वीडियो। कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जे थॉमसन मॉडल देखा था ऑफ एटम। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। आज हम अपनी क्लास लैपटॉप पे कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी अगर बन रही है तो बताना भाई साहब शाम को, और नहीं तो शाम को अच्छी समरी हमें दे देना। ठीक है, पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। आइए चलते हैं। ये है अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान से समझो और बाद में हम तुम्हें बता देंगे लिखना क्या है अपनी कॉपी में, तो बाद में उसे लिख लेना। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। रदरफोर्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन्होंने एटम का क्या स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे, इनके मन में बहुत उत्सुकता थी, बहुत जानने के इच्छुक थे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में अरेंज्ड होता है, हमारे एटम में वो घुसा रहता है, एम्बेडेड होता है। क्योंकि जे थॉमसन का यही मानना था कि एम्बेडेड होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं। तो ये जानना चाह रहे थे कि एटम में आखिर किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होता है। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, कि जिससे ये पता लग सके कि आखिर इलेक्ट्रॉन एक एटम में किस तरीके से होता है, एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, कैसे अरेंज होता है। ये सब जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। जिस तरीके से एल्युमिनियम फॉयल होती है जिसमें खाना वगैरह पैक किया जाता है, चमकता रहता है, उसी तरीके से गोल्ड फॉयल पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करी। उस पर अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने इंजेक्ट किया, समझ लो। ठीक है, उस पर फॉल कराया। कैसे इन्होंने स्टेप्स परफॉर्म किए, देखो। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ठीक है, इन्होंने गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किया। इन्होंने गोल्ड फॉयल को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये बहुत ही थिन लेयर चाहते थे। भाई मेटल की अगर ये फॉयल ले लेते, मेटल की लेयर लेते, तो मेटल लेयर थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, गोल्ड फॉयल इनको सबसे पतली नजर आई क्योंकि वो 1000 एटम्स थिक है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम मोटी है, वो बहुत ही पतली है। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों किया, समझो। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट। ये 4 यूनिट है। कल इस पर थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो रहे थे कि मास की कौन सी यूनिट है। तो मास की एक यूनिट है। अब जितना हमारा मास कम होगा, मास ज्यादा होगा तो किलोग्राम होगा, उससे कम होगा तो ग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर और भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं हमारे मास की। तो यहां पर हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस since they have a mass of 4 unit, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहा है इस गोल्ड फॉयल पर, उस पे कुछ अमाउंट में एनर्जी रहेगी। देखो इन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया, ये समझो। गोल्ड फॉयल चूज करने का इनका जो मेन मकसद था वो ये कि जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स हैं सब के सब इस गोल्ड फॉयल के पास हो जाएं। अल्फा पार्टिकल समझो रेज हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रेज जो हैं वो क्या हो जाएं, गोल्ड फॉयल के पार हो जाएं। लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ, ये देखो। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स।
It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. अभी तक हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल जान लिया है ना कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो ये एक्सपेक्ट किए थे कि जो अल्फा पार्टिकल्स हम उस पर छोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. डिफ्लेक्ट मतलब वो वापस किसी एंगल पे लौट आएंगे. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही हैवियर है प्रोटॉन से. देखो जो अल्फा पार्टिकल है वो 4 यूनिट का है हमारा, अल्फा पार्टिकल 4 यूनिट का. और जो हम लोगों ने अपना प्रोटॉन देखा था उसको 1 यूनिट ही हमने अज्यूम किया था ना. तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो मच हैवियर देन द प्रोटॉन है. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन. वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि लार्ज डिफ्लेक्शन होगा. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ये हम देख लेते हैं. देखो ये अल्फा पार्टिकल्स, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स इधर से जा रहा है, तो लगभग ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो जा रहे हैं. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो पास हो जा रहे हैं, ये हमारा देखो जितने भी ये गोल गोल हैं ये गोल्ड एटम्स हैं. कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. जैसे ये वाला देखो, ये वाला ऐसे जा रहा है और उसके बाद इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है. ये वाला यहां तक आया और उसके बाद इधर डिफ्लेक्ट हो गया. मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल के रेज हैं जो कि सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं. इधर से गया और इधर से खत्म हो गया. ठीक है, ठीक है. देखो ये वाला रेज इधर आया और वापस से इधर चला गया. हाँ देखते हैं अभी ये लिखे क्या है यहाँ पे. बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. जो भी इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर समझा दिया हूं तुमको. ठीक है, लिखा हुआ है, देखो इन्होंने क्या क्या एक्सपेक्ट किया था. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflection. इन्होंने ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं. Most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil. ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट इस गोल्ड फॉइल के पास हो गए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल. कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से होकर के डिफ्लेक्ट हो गए. लास्ट सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड. 12,000 में से एक पार्टिकल जो हुआ, ठीक है, लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, वो रिबाउंड हो गया, अपने ही पाथ पर वो वापस हो गया. ठीक है. In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. कहे ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इनक्रेडिबल रिजल्ट है. वो क्यों? क्योंकि इतनी पतली सी हमने गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें से भी कुछ रेज वापस चली आई, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई. ये बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट है. ये कैसे कह रहे हैं? 15 इंच सेल, 15 इंच का एक शेल ले लो और टिश्यू पेपर पे फेंको और वो वापस तुम्हारे, टिश्यू पेपर कितना हल्का होता है, कितना ही पतला होता है, कह रहे हैं उस पर तुमने फेंका और 15 इंच का सेल तुम्हारे पास कम बैक हो गया. तो बहुत ही इनक्रेडिबल होगा ना, बहुत ही अचंभित कार्य होगा ही. ठीक है, वैसे ही इनको भी अचंभा हुआ. ठीक है, यहाँ पे ई रदरफोर्ड के बारे में लिखा हुआ, इसको पढ़ लिया करो भाई साहब. ये बहुत लंबे लंबे काम किए हैं, तो इनकी थोड़ी सी जीवनी बायोग्राफी जो है उसको पढ़ लिया करो, इन्होंने क्या क्या काम किया, कब पैदा हुए थे. ई रदरफोर्ड 1871-1937 was born at Spring Grove on 30 August 1971. He was known as the father of nuclear physics. देखो एक नई चीज जानने को मिली कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है, तो ई रदरफोर्ड. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. ठीक है, इन्होंने
गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इनको हम लोग जानते हैं, और इन्होंने नोबेल प्राइज पाया है केमिस्ट्री में 1908 में। एक बार रीडिंग जरूर कर लिया करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा इसमें। आगे चलते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी, भाई जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट किए थे अल्फा पार्टिकल से, ये आम लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आम लोगों को समझाने के लिए उनके आसपास की चीजों को यूज करना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल्स लोगों को दिखाई नहीं देगा, तुम भी नहीं देखे हो कभी अल्फा पार्टिकल्स होते कहाँ हैं, कहाँ दिखेंगे हमें, ठीक है। तो हम आते हैं जो हम लोग आम अपनी हम लोग रोज देखते हैं, उसमें किस तरीके से इस अल्फा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. अभी तक क्या हुआ कि एक बच्चे को खड़ा करो एक दीवार के सामने और उसकी आंख क्या करो, बंद करवा दो कि आंख भाई साहब बंद करो, और उसको दे दो क्या है, पत्थर दे दो, और उससे कहो कि वॉल पर थ्रो करो। वॉल पे क्या करो, थ्रो करो। अब जैसे वो वॉल पे थ्रो करेगा, जैसे ही वॉल पे थ्रो करेगा, he will hear a sound when each stone strikes the wall. जैसे ही वो स्टोन क्या होगा, वॉल पे स्ट्राइक करेगा, वैसे ही आवाज आएगी। If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. यदि वो 10 टाइम्स पत्थर को फेंकता है दीवार पर, तो 10 टाइम्स अपनी कानों में उसकी आवाज सुनेगा। एक एक्टिविटी ये हो गई। दूसरी एक्टिविटी, बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, ठीक है। बार्ब्ड वायर मतलब समझ रहे हो, अभी तुमने कौन से स्टैट्स में या फिर हीरोन्स फॉर्मूला में बार्ब्ड वायर समझा था कि ऐसे ऐसे एक वायर होता है जो फेंसिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होता है, गैप्स होते हैं, ठीक है, इसी को बार्ब्ड वायर कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हर्ड। अब यहां पर सामने इसके इस बार्ब्ड वायर के ये 3-4 वायर लगे हुए हैं, कुछ दूर पर बच्चे को खड़ा कर दो और कह दो पत्थर को मारो। अब बहुत सारे ऐसे पत्थर होंगे जो इनके बीच में से निकल जाएंगे, आवाज ही नहीं होगी। कुछ ही ऐसे पत्थर होंगे जो इन वायर पे टकरा करके वापस आएंगे, तो वहां से हमें आवाज सुनाई देगी, ठीक है। This is because there are lots of gaps in the fence which allows the stone to pass through them. जो फेंसिंग हमने बार्ब्ड वायर की है, इनके बीच में कई जगहें होंगी, स्पेस खाली होगा, इस वजह से कई सारे स्टोन जो हैं इन बार्ब्ड वायर से पास हो जा रहे हैं। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी एक्टिविटी जो हम लोगों ने डे टू डे वाली एक्टिविटी करी, इसी के संदर्भ में रदरफोर्ड समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपना गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहे हैं देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो, most of the space inside the atom is empty. Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle passed through the gold foil without getting deflected. कह रहे हैं जो हमारी गोल्ड फॉयल के जो एटम्स हैं उसमें बहुत सारे क्या हैं, एम्प्टी स्पेस हैं। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से ही बहुत अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए, पार हो गए, ठीक है, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, कुछ ही पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर पाथ, कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, इंडिकेटिंग दैट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये जो गोल्ड फॉयल है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह पर ऑक्युपाई हुआ है, ठीक है। ज्यादातर जगहें खाली हैं जिससे हमारा अल्फा पार्टिकल पास कर गया है, कुछ ही जगहें पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्युपाई किया हुआ है और वहां से सर्टेन एरिया, सर्टेन एंगल से हमारा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब सेम पाथ पर 1200 में से एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स ही वापस हुआ था। तो कह रहे हैं a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. कह रहे हैं कि कुछ ही ऐसे रेज हैं 1200 में से लगभग एक रे जो कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रही है, सेम पाथ पर डिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारे एटम का पॉजिटिव चार्ज और मास है वो
बहुत ही स्मॉल वैल्यू में, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो आया ये इनसाइड द एटम यहां पर गया और यहां पर हमारा क्या था, जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो हमारे एटम का चार्ज पार्टिकल है और एटम का मास है वो यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो यहां से यहां पर ये हिट करने के बाद अल्फा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापस मूव कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रहा रदरफोर्ड्स का। अब देखेंगे कि रदरफोर्ड में भी कुछ कमी रही, ठीक है, इसी वजह से बोर मॉडल आया। फ्रॉम द डाटा he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to power 5 times less than the radius of the atom। यहां से ये पता चल रहा है जो न्यूक्लियस का रेडियस है, जो हमारे न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10 to the power 5 टाइम्स लेस है हमारे एटम के रेडियस से। भाई एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है, एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस का जो हमारा रेडियस है वो 10 to the power 5 कम है, 10 to the power 5 डिस्टेंस कम है हमारे एटम के रेडियस से। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। अब रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल रखा उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, देखते हैं। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। कह रहे हैं एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया है जिसको न्यूक्लियस के नाम से हम लोग जान रहे हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। कह रहे हैं लगभग, लगभग मतलब ज्यादातर जो हमारे एटम का मास है वो इसी न्यूक्लियस में लाई करता है, और न्यूक्लियस कहाँ है, इस एटम के अंदर है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यदि मान लेते हैं ये हमारा एटम है और एटम में ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का साइज जो रहेगा वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, इनके मॉडल में क्या कमी रह गई है उसको देखते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। जो भी इलेक्ट्रॉन के जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कभी मूवमेंट करे कभी नहीं, तो वो हमेशा मूवमेंट करेगा, तो हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ये जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन के पास कोई और भी मटेरियल आ गया तो उसमें भी एक्सेलरेशन होना शुरू हो जाएगा, वो भी मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जितने भी इस एक्सेलरेशन में जो भी चार्ज पार्टिकल हैं वो एनर्जी को रेडिएट करना शुरू करेंगे। एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट मतलब एनर्जी को छोड़ना शुरू करेंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं, और उससे क्या होगा, जब एनर्जी को छोड़ना शुरू करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी लीव आउट करेगा, तब क्या होगा, थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और ये इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेडिएशन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम कर देगा, एनर्जी खत्म होते ही ये न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में आके गिरेगा तो पूरा जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो मैटर ही है, वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट करता रहेगा और उसकी एनर्जी खत्म होते ही वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, तो हमारा जो एटम है, जो मैटर का एटम है, वो क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा, हमेशा ही अनस्टेबल रहेगा, डिस्ट्रॉय होने की कगार पे रहेगा, तो वहां पर कोई भी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस वजह से इनका जो थ्योरी है वो हो जाती है फ्लॉप, इनकी थ्योरी को
दुनिया फिर नहीं मानती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, एटम्स स्टेबल होते हैं, इस तरीके से मूवमेंट नहीं होता रहता है। अब भाई साहब हमारे आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जो भी रदरफोर्ड में कमी रह गई, बोर आकर के उसको सुधारते हैं। ये भाई साहब हमारे बोर है। In order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom। ये जरूर ध्यान रखना, दिमाग में रखना कि आखिर रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो क्यों हट गया, क्यों उसकी वैलिडिटी नहीं है, क्यों उसको वैलिड हम नहीं मानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, तभी बोर मॉडल को समझ पाओगे। तो जो भी रदरफोर्ड मॉडल में ऑब्जेक्शन लगाए गए कि दिस इज नॉट वैलिड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो उसको ओवरकम करने के लिए बोर आए। बोर ने जो अपनी थ्योरी दी, उसके पोस्टुलेट क्या हैं? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेगा वो डिस्क्रीट ऑर्बिट है। वो क्या है? डिस्क्रीट ऑर्बिट। और डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या करेगी? डिस्क्रीट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन यदि मूवमेंट करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो और जितने भी पार्टिकल्स हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये इनका पहला करना था कि एक सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy। जब ये हमारा डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी खत्म नहीं होगी, और एनर्जी खत्म नहीं होगी तो वो जाकर के न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। इन्होंने रदरफोर्ड्स जो मॉडल था उसको इन्होंने सही कर दिया, मतलब उसमें जो भी कमियां थी इन्होंने सही कर दिया। ठीक है, इसको इनके जो बायोग्राफी इसको पढ़ लेना भाई साहब, कुछ अगर पता चले तो हमें बताना शाम को। These orbits or cells are called energy levels। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये K सेल, ठीक है, ये L सेल, M सेल, N सेल। ठीक है, इन्होंने यही जो डिस्क्रीट सेल्स बना दिए गए, डिस्क्रीट ऑर्बिट। These orbit or cells are called energy levels। Energy levels in an atom are shown in figure। यहाँ पर देखो एनर्जी लेवल्स ये दिखाए हैं। ठीक है, 4 ऑर्बिट इन्होंने बनाई है, K सेल, K L M N। ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस। These orbits or shells are represented by the letter K L M N और the numbers n is equal to 1 2 3 4। जितने भी ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर इन्होंने शो की है, तो इनका ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन इंटर क्वेश्चन को कर लेना सारे। न्यूट्रॉन्स, यही एक टॉपिक और देख लेते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या है? इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान रखना, जो न्यूट्रॉन्स है इसका कोई भी चार्ज नहीं है, इट इज नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। ये न्यूट्रॉन्स पाया कहाँ जाएगा? तो एटम्स के न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना। बाकी सभी एटम में होंगे, बाकी सभी एटम के न्यूक्लियस में होंगे, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होगा। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus। जो हमारे एटम का मास होगा भाई, उसका मास तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन का। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही नहीं, वो नेग्लिजिबल होता है, तो हमारा टोटल जो एटम का मास होगा यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? जितना प्रोटॉन का होगा। तो यही दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिल करके हमारे एटम के मास को बताएगा। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा? ये भी इंटरेस्ट क्वेश्चन 2 ये वाले और 4 ये वाले, इसको कर लेना। इसके बाद कुछ लिखने के लिए तुमको दे देते हैं। रदरफोर्ड मॉडल हम लोगों ने आज पढ़ा। सबसे पहले
ये कर लेना कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्या किया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो कह रहे हैं वही वाला लिखना। इट वॉज एक्सपेक्टेड, पहले तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डाल देना, उसके बाद पहला ये वाला टॉपिक, और उसके बाद ये बट द अल्फा पार्टिकल्स, तीनों टॉपिक इसको लिख लेना। और उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ही विल हियर अ साउंड। ये वाला रदरफोर्ड से लेकर के रदरफोर्ड कॉन्क्लूडेड, ये तीनों टॉपिक, ठीक है भाई साहब, लिखना है इसे, भूलना नहीं तो तुमको शाम को 2 बार लिखवाएंगे, ठीक है। रदरफोर्ड्स ये हो गया, और उसके बाद ये वाला रदरफोर्ड, ये भी तीनों टॉपिक। रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, ये तीनों फीचर इसके लिखो, तीनों फीचर्स। उसके बाद ड्रॉबैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। बोर वाले में ये नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, ये वाला टॉपिक, ये 2 पॉइंट लिख देना। और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जरा बना देना, इसके नीचे भी लिख देना अप टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, ये ऐसे कर देना। और उसके बाद ये इंटेस्ट क्वेश्चन, ये वाला 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन और प्लस ये 2 क्वेश्चन, ये 4 2 6 क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने रदरफोर्ड और नील बोर मॉडल प्लस न्यूट्रॉन को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से इसको कर लेना। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत बन रही है तो उसको अंडरलाइन कर लो, शाम को क्लास स्टार्ट होते ही तुमसे पूछ लो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।